देखिए, हरियाणा में जो टीजीटी, पीजीटी, सीईटी में जो ये विवाद बना हुआ है भर्ती परीक्षा को लेकर, इसमें हरियाणा सरकार का एक विजन है। अगर आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो फिर यूट्यूबर कौन बनेगा, गाली गलौज कौन करेगा यूट्यूब पर, गन कल्चर कौन प्रमोट करेगा, जहरीला ड्रग्स कौन बेचेगा। ठीक इसी प्रकार से जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि भर्तियां कम है। अब सरकार चाहती तो 3 लाख वैकेंसी निकाल सकती थी आरआरबी एलपी की। सरकार को मालूम है कि अगर 3 लाख वैकेंसी निकालेंगे तो रेल की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, एक्सीडेंट कम होंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा। सरकार के अपने दृष्टिकोण है, तुम मूर्खों को ही नहीं समझ में आ रहा है और सरकार को बदनाम कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। भारत के आज हालात ये हैं कि भारत की कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके ऊपर कोई ना कोई घोटाला का आरोप ना लगाया गया हो। मैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बोल रहा हूं, फिर वो चाहे रंगा बिल्ला की राजनीतिक पार्टी हो, या वो स्वघोषित राजकुमार की राजनीतिक पार्टी हो, या वो चचा शेख चिल्ली हो, चाहे वो तमराज किलविस लंबी नाक वाले, या कोई भी चिलगौजा जो राष्ट्र सेवा के नाम पर राजनीति में कुंडली मारकर बैठता है और सत्ता में आने के बाद हम ही लोगों का शोषण करना शुरू कर देता है, जिसका प्रमुख हथियार होता है घोटाला। कमाल की बात है, पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां घोटालों की भी वैरायटियां पाई जाती हैं। काला घोटाला, सफेद घोटाला। काला घोटाला वो होता है जो काली रात में मुंह छुपाकर किया जाए, अगर उसका परिणाम लोगों को मालूम चल जाए तो पूरे समाज में थू थू हो सकती है। और सफेद घोटाला वो होता है जो दिन दहाड़े नियम कानून का पालन करके किया जाए, छाती ठोक कर। आसान भाषा में समझिए, अगर शादी से पहले बच्चा हो गया तो वो काला घोटाला, शादी के बाद बच्चा हुआ तो वो सफेद घोटाला। बच्चा तो दोनों ही स्थिति में हुआ है, बस नियम कानून का फर्क है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दोनों प्रकार के घोटाला करती हैं, बस काले घोटाला करने से बचती हैं, पर बच नहीं पाती, क्योंकि जो चीज छुपा के की जाए उसमें मजा ही कुछ और होता है। तो फंस भी जाते हैं। किसी घर 300 करोड़ निकल रहे हैं, कोई 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता हुआ पकड़ा जा रहा है, पर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि संस्थाएं तो उन्हीं के हाथों में है। खैर, लेकिन यह बात सही है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां सफेद घोटाला करती हैं, मतलब नियम कानून का सहारा लेकर हमारे आंखों के सामने घोटाला करेंगे और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो नियम कानून के अनुसार हो रहा है। और सभी क्षेत्रों में ये घोटाला हो रहा है, पर मैं केवल एक क्षेत्र पर प्रकाश डालूंगा। मैं आपको ट्रेंड समझाऊंगा कि किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूं सरकारी नौकरी में हो रहे घोटालों को लेकर। पर मैं सरकारी नौकरी के इन घोटालों पर बात करूं उससे पहले मैं एक बात स्वीकार कर लेता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि भारत में सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसीलिए सरकार लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कर रही है, और ऐसा करना भी चाहिए। ये बात मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है लोगों की केवल नाक लंबी नहीं है, जबान भी लंबी हो चुकी है, तलवे चाट चाट के, उनको बुरा लग जाएगा। आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की यार, उन लोगों के तुम जूते उठा रहे हो जो तुम्हारे कभी हो ही नहीं सकते। सोचो इस बात पे। मेरी बातें बुरी लग रही तो मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने मुद्दे पे वापस रहता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि सरकारी नौकरी में कैसे सरकार घोटाला कर रही है नौकरियों के नाम पर, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि निरंतर सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं और एक जाल बनता जा रहा है बेरोजगारी का, और एक भ्रम का जाल भी बन रहा है। मैं कुछ आपको केस स्टडी बताऊंगा, कुछ ट्रेंड समझाऊंगा, समझना। पहली केस स्टडी समझिए। ये सभी स्टेट में नहीं हुआ, कुछ स्टेट्स में हुआ है, आप समझ जाना, अपने अपने स्टेट में मैच कर लेना। पहला, सरकार आती है नौकरी निकालेगी, पर नौकरी निकालने में कुछ ऐसे कानून बनाएगी, कुछ छूट दे देगी। हो सकता है वो आरक्षण में छूट दे दे, हो सकता है वो पेपर के अंकों में छूट दे दे। मान लो 100 नंबर का पेपर था तो 10 नंबर की छूट दी जाएगी किन लोगों को, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और वो फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। तो लोगों को लगेगा कि फॉर्म आ गए। अब फॉर्म भरने के बाद 2-4 महीने तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, फिर अचानक से जो छूट दी गई उसमें कानूनी पेच फंसा दिया जाएगा। जैसे ही कानूनी पेच फंसेगा तो भर्ती की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब तुम सरकार से पूछोगे साहब भर्ती, बोलेगा हमने तो यहां से निकाल दी, बीच में फंस गई तो हम क्या करें। किसने फंसाया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। समझ पा रहे हो ये जाल? और बच्चा ना इधर का ना रहा, उधर का रहा, अब उसमें फंस गया बेचारा, छोड़ भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता। तो पहले नंबर दिए, फिर नंबर नहीं दिए। ये घटना है कहां की? हरियाणा में। टीजीटी, पीजीटी, सीईटी में हरियाणा सरकार एक स्कीम लेकर आई, अनपढ़ों वाली स्कीम थी ये, कि 10 नंबर की छूट दी जाएगी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की।
तो हरियाणा के 70% लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। और कमाल की बात है कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए कि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया। ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इन्होंने देश के साथ झूठ बोला है, इनकी संपत्ति कुर्की होनी चाहिए जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था। और उस सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए जिन्होंने सोचे समझे इस प्रकार का फैसला लिया। मतलब आपने बिना वेरिफिकेशन के चीजों को स्वीकार किया, फिर बाद में बोल रहे हो कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन में पकड़े गए, झूठ पकड़े गए, उनकी नौकरी भी गई और उनको जेल में भी डाला जा रहा है। मतलब लोट चोर कोतवाल को डांटे। आप स्कैम समझो, आप ही का पैसा, आप ही लोग फंस रहे हो, सब कुछ आप हो रहा है। फिर उस स्कीम में बदलाव किया गया कि अब केवल 1,80,000 लोगों को ही इस प्रकार का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 1,80,000 के आसपास है, ऐसा कुछ। जिस हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख के आसपास हो, उस हरियाणा में 70% लोगों ने यह दिखाया कि हमारी आय सालाना 1,80,000 के आसपास है। तो या तो ये पीछे रिपोर्ट झूठ बोल रही है या हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है। आप समझ रहे हो किस प्रकार का घोटाला है। पर इस घोटाले में नुकसान उन होनहार बच्चों का हुआ है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की। गरीबी से लड़ रहे हैं वो बच्चे, चलो वो गरीबी से भी लड़ लेंगे, वो मेहनत फिर से कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों का समय वापस आ सकता है क्या? जब बच्चा सरकारी नौकरी तैयारी करने आता है, कांस्टेबल की, एसआई की, फलाने की, ढिकाने की, तो वो उसकी उम्र ऐसी होती है कि रेख भी नहीं आती है। और जब वो इस प्रक्रिया में फंस जाता है तो दाढ़ी भी आती है, बाल भी सफेद, 28, 29, 30 साल का कब हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी जवानी 7-8 साल इसी अनपढ़ों के बनाई गई नीतियों में फंस जाती है। और इन अनपढ़ों को उसी नीति में अपनी राजनीति करनी होती है। और ये प्रक्रिया ऐसे फंसा के रखते हैं कि जब चुनाव आ जाएगा प्रक्रिया छोड़ दी जाएगी और भर्ती पूरी हो जाएगी। तुमको लगेगा कि चुनाव में देखो वैकेंसी आई और फिर तुम उन्हीं को वोट दे दोगे। ये बहुत शानदार क्रम है, भ्रष्टाचार नंबर 1। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी 2019 में 87 और 13% वाला। तो 87% का रिजल्ट दे दिया, 13% वाले अटके हुए हैं। तो ये है केस स्टडी नंबर 1। अब भारत में इतनी भीड़ है, इतना बेरोजगारी है, तो मैं बस हरियाणा सरकार से इतना कहना चाह रहा हूं कि उन बच्चों पर देखिए, अब जो बच्चे जिस प्रोसेस में शामिल हो चुके थे या तो उनको अंदर ले लो, उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, व्यवस्थाएं बाद में बनाई जा सकती हैं, पर इन बच्चों का समय वापस नहीं आ सकता है। तो मेरा तो सरकार से निवेदन है, जो जो इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उनके लिए कुछ विकल्प व्यवस्था की जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए। वो हमारे ही बच्चे हैं, हम ही लोगों ने आपको चुनकर वहाँ बैठा है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और फिर ये लोग अनैतिक कदम उठाएंगे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये हमारे सरकार पर, हमारे ऊपर धब्बा है। आप संवेदनशील सरकार बनिए और इन बच्चों के बारे में सोचिए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए जिससे कि इन बच्चों की हताशा दूर हो और सरकार और सिस्टम पर इनका विश्वास बना रहे। तो ये तो केस स्टडी नंबर 1 है। अब केस स्टडी नंबर 2 समझिए, पेपर का लीक होना। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है कि पहले भर्ती आई, अब भर्ती आई तो भाई जो पेपर लीक करने वाले कौन कर सकते हैं? जो सरकार के टच में रहे हों। याद रखना, जहां भी लीकेज हो रहा है वो सिस्टम से ही हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। सबकी मिली जुली गांठ होती है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है। अब उसमें से कोई कमजोर हुआ तो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक होने में भी सरकार का फायदा होता है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान तो छात्रों का होता है। क्यों? पहली बात तो पेपर लीक हुआ, थोड़ी सी बदनामी होगी, हो अल्लाह करोगे, उनका क्या बिगड़ जाएगा? पर वो तो सुकून में है, ना तो ज्वाइनिंग देनी पड़ रही, ना दोबारा वैकेंसी निकालनी पड़ रही, वही वैकेंसी रिपीट कर देंगे वापस से। और लगेगा कि वापस से कोई वैकेंसी आ गई है, तो लगेगा कि 1 साल में 2 वैकेंसी आ गई, जबकि हकीकत है कि वैकेंसी एक भी आई नहीं है, क्योंकि पिछला वाला लीक हो गया था। एक और तरीका है पेपर को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। किसी प्रकार की व्यवस्था ठप हो गई इसलिए पेपर रद्द कर दिया गया। तुम 2-4 दिन गाली दोगे, वो गाली कौन सा उनके कानों में लग रही है? वो तो राजा महाराजा लोग हैं और इतने बेशरम हो चुके हैं, तभी तो राजनीति में गए हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पेपर कैंसिल होगा तो फिर से पेपर होगा। तो वो ये लोग क्या करते हैं कि 5 साल निकालने की कोशिश करते हैं। जो मक्कार नेता होता है उसे लगता है बस 5 साल शुरू में आए तो अच्छा कर दें, और लास्ट की जो साल होती है उसमें अच्छी रोड बनवा दें, अच्छी नौकरी दिखवा दें और खूब पैसे बांट दें। और ऐसा लगना चाहिए कि ये सरकार बहुत अच्छी है, बस 4 साल लूट लो, 5 साल में जो भी देना है दे दो। तो ये भर्ती प्रक्रिया लास्ट में जाकर सुलझ जाती है। आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लीजिए। तो पहला वाला पॉइंट समझ में आया, आरक्षण या विभिन्न प्रकार के नियम कानून में छूट देकर भर्ती प्रक्रिया फंसा दो। जानबूझ के फंसाना है, फिर पेपर लीक कर दो, जानबूझ के करवाना है। नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेपर कभी किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी रैलियों में चूक होती हुई देखी है?
चूक कहाँ होगी? सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में आईडी ब्लास्ट हो जाएगा, वहां चूक हो सकती है। पेपर लीक हो जाएगा, यहां चूक हो सकती है। नेताओं की सुरक्षा में चूक हो सकती है? क्या पागल हो गया? वो हमारी अमूर्त धरोहर हैं, विशिष्ट प्राणी हैं नेता हमारे भारत के। एक और प्रकृति क्या है देखो, ये सबसे बड़ा स्कैम है और ये बड़े स्तर पर होता है। जैसे आप पीछे देख रहे हो कि 11 अगस्त 2023 से प्राथमिक स्कूलों में जो बीएड है वो मान्य नहीं होगा। मतलब समझना, बीएड करने में लोगों ने पैसा लगाया होगा, कॉलेज गए होंगे, बीएड के नाम पे कॉलेज खुले होंगे, डिग्रियां मिली, फिर बाद में बोलिए डिग्रियां मान्य नहीं, अब दूसरी डिग्री लो, फिर दूसरे कॉलेज जाओ, फिर पैसा फंसाओ। समझ रहे हो पूरा चक्र? लूट मची हुई है। अरे जिस देश में शिक्षा पर 18% लग रहा हो, उस देश में ईएड बीएड की कोई मान्यता है? आप ये समझो कि वो कितने लेवल के अयोग्य रहे होंगे जिन्होंने बीएड को मान्यता दी होगी, वो कितने लेवल के अयोग्य रहे होंगे जिन्होंने बीएड को अमान्य घोषित कर दिया होगा। मजाक चल रहा है क्या? उन बच्चों के मन पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने 1 डेढ़ 2 साल 3 साल बीएड डीएड में लगा दिए, पैसे लगा दिए, समय लगा दिया और बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं मिला। घोटाला है, हमें दिख नहीं रहा। फिर अगर इस प्रकार के घोटाले से नहीं बच पाए तो सीधे सीट बेच दो। छत्तीसगढ़ पीएससी में सीट ही बेच दी, सीट बेच जाती है। छत्तीसगढ़ पीएससी में सीट बेच दी, पटवारी में सीट बेच दी, व्यापम में सीट बेच दी, सीधा डायरेक्ट घोटाला। जांच हो रही है, जांच तो होती रहेगी 15-20 साल के बाद, तब तक तुम भूल जाओगे, जांच बंद कर दी जाएगी। एक और सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले को समझिए। जैसे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2023 मान चलना, वैकेंसी चाहिए थी 2.5 लाख, 3 लाख वैकेंसियां खाली हैं रेलवे में, तभी तो एक्सीडेंट हो रहा है रेलों के। 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 2.5 अरब रुपए आएगा, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 6 महीने तक ब्याज खाएंगे ये लोग बैठ के, ब्याज खाएंगे 6 महीने तक बैठ के। फिर ये प्रक्रिया लटका दी जाएगी। कब तक? क्योंकि अब चुनाव आ गए तो वैकेंसी आना जरूरी है ना, कि वो अल्लाह नहीं करोगे। सोचो 3 लाख वैकेंसी खाली है, सिर्फ 45,000 निकाल रहे हैं, तो ट्रेन तभी तो टकरा रही है। ये भी घोटाला है, ये सबसे बड़ा घोटाला है कि बच्चों को लगे कि वैकेंसी आ रही है। जैसे मध्य प्रदेश पीएससी में 2024 में 60 वैकेंसी दी है, 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। अब मजबूरी में हम जैसे शिक्षकों को कहना पड़ता है कि बेटा तुम्हें तो एक पोस्ट चाहिए, क्योंकि हम जैसे शिक्षकों को मालूम है कि अगर यहां से बच्चा उन्मुख हो गया ना इन संस्थाओं से, लगभग इस भारत में 2.5 करोड़ लोग सिविल इस प्रकार की सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, 2.5 करोड़। और वो 2.5 करोड़ इन्हीं 50,000 और 660, 70 इस प्रकार की वैकेंसी में चिपके हुए होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अगर वो रस खत्म हो जाएगा तो ये छत्ता फट जाएगा और मधुमक्खियां चारों तरफ भिनभिनाती घूमेंगी, कभी राजनेताओं घर तोड़ेंगी, कभी राजनेताओं रूलियों के पंडाल फाड़ डालेंगी। इसीलिए हम जैसे शिक्षकों को कहना पड़ता है, बेटा बोलते हैं सर 60 सीट आई, तो हम बोलते हैं बेटा क्या करोगे, आपको एक चाहिए ना जिससे उसको उम्मीद लगे कि हाँ कर सकते हैं। सिस्टम चरमरा चुका है, क्योंकि हमारी शिक्षा में ना तो हमको उद्योगपति बनाना सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है, हमें बचपन में सिखाया गया था बालको हो बालको बालकंती। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बालको बालको बालकंती का मैं करूंगा क्या। हो सकता है ये महत्वपूर्ण हो किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। क्यों पढ़ाया गया मुझे ये? तो जिस स्कूल की शिक्षा ही क्लर्क बनाने की पद्धति हो, बचपन से ही हमारे दिमाग में डाला जाता है। अगर आप ध्यान से समझें इस चीज को, जब भारत में कोई बच्चा होता है ना, तो उसके बचपन से ही दिमाग में डाला जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, मेहनत करके पढ़ लो, बड़े हो गए अच्छी नौकरी मिलेगी। तो उस बच्चे के जहन में ये बात घर कर जाती है कि नहीं मेहनत करनी है। तो वो उसके शिक्षा से लेकर और जो नौकरी का सपना होता है ना बच्चे का, उसके बीच का जो संघर्ष होता है, वो इस चित्र से आप समझ सकते हो। मान के चलना ये वो स्थिति है जब बच्चे के जहन में ये बात आई है कि नहीं मुझे मेहनत करना है और बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना है, अधिकारी बनना है, सरकारी बाबू बनना है, बड़ा आदमी बनना है। और वो गधे की तरह मेहनत करना शुरू कर देता है। पहले हाई स्कूल में टॉप करता है, पापा बोलते हैं बेटा कक्षा 12 कर ले बेटा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा। फिर वो गधे की तरह मेहनत करता है और वो मेहनत करता है। मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर गधे के सिंड्रोम आने लगे हैं। अब वो बिना पूछे बिना सोचे विश्वास करके वो विश्वास करना सीख गया ना शुरू से ही। फिर बोले बेटा कक्षा 12 होगी, ग्रेजुएशन कर लो। तो बेचारा किसी ने बीए किया, बीएससी किया, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और यहाँ पे भी गधे की तरह लगे रहे, पूरी तरह से गधा बन चुके हैं। अब चूंकि तुम गधा बन चुके हो और तुम्हें जो शिक्षा दी गई है उसमें रटाया ही गया है, तो अब तुम परिपक्व गधा हो चुके हो। अब तुम्हारा इस्तेमाल कौन करेंगे? नेता।
अब नेता मन से खड़ा होकर बोलेगा नहीं बेटा नौकरी जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है मूर्तियां। नहीं बेटा नौकरी जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है मंदिर और मस्जिद। क्योंकि हम तो गधे हो चुके हैं, शुरू से ही हमें विश्वास करने की आदत है, तो हम लोग भी बोलते हैं हाँ वाह। समझ पा रहे हो? इस देश में दिन दहाड़े हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। अच्छा, मूर्ख बनाया गया जा रहा, हम तो गधे ही हैं, मतलब हम सब गधे, मैं सबसे बड़ा गधा हूं जो तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हें यहां से उठाकर ये बनाने का सपना दिखाया गया और बना तुमको दिया गया है। यह गधे का मतलब मूर्ख। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। एक बार फिर से हरियाणा सरकार से मैं निवेदन करता हूं, जो बच्चे इस दुविधा से जूझ रहे हैं, जहां जहां सरकारें सरकारी नौकरियां निकाल रही हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, एक शिक्षक होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों की मनोस्थिति को समझो। आपकी राजनीति आती रहेगी जाती रहेगी, कुछ खर्चों में कटौती की जा सकती है। अगर भारत के सभी राजनेता सिर्फ 6 महीने की रैली का पैसा इकट्ठा करके एक फंड बना दे तो उसमें भारत के लगभग सभी नौकरियों का समाधान मिल सकता है। पर आप लोगों के लिए नौकरियां ज़्यादा जरूरी हैं, रैलियां ज़्यादा जरूरी हैं, होर्डिंग ज़्यादा जरूरी हैं। बच्चों का भविष्य जरूरी नहीं है, किसानों की फसल जरूरी नहीं है, महिलाओं की इज्जत जरूरी नहीं है। आप झूठे नेता हो, हमारे आप लोग नेता हो ही नहीं। अगर हमारे नेता होते तो हम युवाओं की सुनते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।